और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विपक्ष के दोहरे चाल चरित्र का तथ्यात्मक विश्लेषण। पहला तथ्य, घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस संसद से भागी। वोट बैंक की सियासत वाले दल एसआईआर के विरोध में खड़े हैं, जबकि यह लॉजिकल है। अकेले यूपी के मेरठ में 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। यूपी पुलिस की रिपोर्ट में नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 साल में 32% बढ़ी है। यह बड़ा आंकड़ा है। इस समय आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन आंकड़ा बड़ा है। मेरे पास तीसरा बड़ा तथ्य है, बिहार में 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। मुस्लिम बहुल 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सिचुएशन क्या है। चौथा बड़ा तथ्य, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही हजारों बांग्लादेशी भारत छोड़कर उल्टे पांव भागे। बांग्लादेशी मुसलमान मैं बात कर रहा हूं यहां पर। पिछले कई हफ्तों से ममता बनर्जी वोट बैंक के चक्कर में एसआईआर के विरोध में डटी हैं। उन्हें पता है कि अगर ये बांग्लादेशी बाहर जाएंगे तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा, लेकिन ये देश के लिए खतरा है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे 5वें तथ्य की तरफ, और वो बड़ा सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पे रख रहा है? धुरंधर फिल्म हो, वंदे मातरम हो, जज का मामला हो, हर चीज पर वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निगत अब्बास कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी जी मेरे साथ हैं, शिवसेना उबाटा के अमित साथ है, और वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ इस चर्चा में रोहित सिंह हैं, संयोजक युवा चेतना मंच के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। देश की सबसे बड़ी बहस में, देश के बड़े मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं ओपनिंग रिमार्क्स आपको देता हूं। शहजाद पूनावाला, एसआईआर को लेकर आपने एक नैरेटिव बना दिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ है। 50 सेकंड आपके। देखिए अमीश जी, कुछ लोगों का नारा होता है अतिथि देवो भव, कुछ लोगों का होता है नागरिक देवो भव। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसका नारा है घुसपैठिया देवो भव, वोट बैंक देवो भव। क्या ये हकीकत है या नहीं है कि गुलाम मीर ने बोला घुसपैठिए को हम गैस सिलेंडर देंगे? क्या ये हकीकत है या नहीं है कि सैम पित्रोदा ने बोला घुसपैठिए आ जाते हैं तो उनको रहने देना चाहिए? अच्छा मुझे बताइए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए आए थे कांग्रेस के ज़माने में। आज 90% बॉर्डर सील किया गया है। 450 किलोमीटर जहाँ सील नहीं हुआ है वो कौन सी जगह है? केवल बंगाल। और वहाँ पर सबको नागरिक बनाने की प्रक्रिया। और जब हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करते हैं तो विरोध कौन करता है? रोहिंग्या के लिए कांग्रेस के लॉयर्स जाते हैं, घुसपैठियों के लिए जाते हैं टीएमसी के बाकी के लॉयर्स। अभी जो रोहिंग्या पे आया था सीजीआई का जजमेंट, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को रेड कार्पेट देंगे क्या? तो उस पर पता है क्या कहा टीएमसी और कांग्रेस इकोसिस्टम ने? कि ये तो टीआरपी के लिए दिया हुआ जजमेंट है। अब मैं आना चाहता हूं दूसरी बात पर। एक टेस्ट करा सकता हूं अमीश जी? टेस्ट बाद में लीजिएगा, आपके 1 मिनट हो गया। नहीं आप ओके। राहुल गांधी ने बोला था कि सीए नहीं आना चाहिए, ये मुस्लिम विरोधी है। ठीक है, बिल्कुल बोल जी। आज देश में सीए कानून लागू हो गया है। आजकल इटली वाली राजमाता शहजादा और बबली सीए पर केवल 3 शब्द बोलेंगे, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। निगत अब्बास 4:24 11 जनवरी 2020। अब क्या निगत अब्बास सही है कि सीए का विरोध केवल तुष्टीकरण के लिए? ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि निगत अब्बास का ओपनिंग रिमार्क है, कोई बीच में इंटरवीन ना करे। निगत अब्बास पॉइंट इज दिस कि हर चीज से दिक्कत है। वंदे मातरम से समस्या है, एसआईआर से समस्या है, जज से समस्या है। अमीर जी, मैं चाह नहीं रही थी कि इनके लेवल तक गिरूं, पर क्या है ना, मेरे भाई इतने अच्छे हैं कि हर बार पर्सनल अटैक। चलिए आज मैं कुछ लेकर आई हूं, मैं जाती नहीं उनके लेवल पर। तारीख के साथ बताऊंगी मेरे भाई। 3 जनवरी 2017 को शहजाद पूनावाला ने अपनी एक ट्विटर फ्रेंड को ट्वीट करा था। जब उनके फ्रेंड ने ट्वीट करा कि आई बेट शहजाद पूनावाला विल बी चेयर लीडर फॉर नरेंद्र मोदी इन नेक्स्ट 5 years, एंड शहजाद पूनावाला ट्वीटेड वुड प्रेफर टू डाई देन बी अ चेयर लीडर फॉर देसी हिटलर, थैंक्स बट नो थैंक्स। अब मैं पूछना चाहती हूँ शहजाद भाई, आपको भगवान करे 100 साल की उम्र हो, तबियत ठीक है जब से चेयर लीडर हिटलर को ज्वाइन करा, या तबियत में नासाज है, कुछ गड़बड़ी है? ये तो था पर्सनल अटैक का जवाब। अब मेरे सवाल का जवाब। अब मैं आपके सवाल पर आती हूं, क्योंकि मैं उतना गिरना नहीं चाहती थी। खैर, आपने जो सवाल पूछा, मैं तो ना आज आप ही के पैनल के माध्यम से अमीश जी कहती हूं, हाथ जोड़कर, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर कोई बचा सकता है तो वो इस समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, भैया इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ये इस्तीफा देंगे तभी जो मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चल रही है ना, ये तभी बेहतर होगी। मोदी जी इस्तीफा क्यों देंगे? आपने 1.5 मिनट बोल लिया। सुनिए 3 सवाल पूछे मैंने, पर्सनल अटैक का जवाब दिया। मुझे 3 सवाल, मैं आपके सवाल पर आ रही हूं।
3 सवाल नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पूछे, जो अमित शाह जी ने जवाब नहीं दिए। सवाल क्या थे कि सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया, 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज क्यों हटाते और रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते। अब देश के नए गृह मंत्री, नए भारत के नए गृह मंत्री अमित शाह जी गलती से साला बोल दिए, तौबा तौबा, घबराहट में तो हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो ये अमित शाह ने जवाब दिया, 45 दिनों का जवाब दिया। अच्छा पॉइंट नहीं, आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप बोला आप बोले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों देंगे, किस लिए, फॉर व्हाट? मैं बता देती हूं क्यों, किस लिए देंगे इस्तीफा। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो देते। आप जज का इंपीचमेंट लेके आना चाहते हैं, आप एसआईआर को मानते नहीं है और आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं। आपको पता है तमिलनाडु के जज के साथ क्या हुआ है? मैं आपको कहानी बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस देश के अंदर हुई है वो कहानी। अमीर जी बताइएगा, पर अब आप मेरी बात सुनिए। साइंस फिक्शन पर क्यों जाए, सुनिए। साइंस फिक्शन नहीं है मैडम, रियलिटी है ये साइंस फिक्शन नहीं है। अमीर जी मेरी बात तो जज ने क्या फैसला दिया था और उस पर इंपीचमेंट क्यों लाई गई है, आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। मैं व्यूअर्स को वादा करता हूं, आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। ओके बोलिए। एक सेकंड, मुझे कोई दर्द नहीं है। एक नहीं, निगत यू सेड दिस थिंग, मुझे कोई दर्द नहीं है। नहीं, मेरे कोई नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। आप देखिए, सेकेंडली मुझे 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, इसलिए नहीं, मैं एक आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। मुझे दर्द तब होता है जब लोग, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता बिना विचार करे अपनी बात को रख देता है। चलिए बताइए। मैं कह रही थी, मैंने कहा कि साइंस फिक्शन की बात नहीं करते, इलेक्शन कमीशन के डेटा की बात कर लेते हैं। बिहार के एसआईआर की बात करें तो 69 लाख वोट काटे, जिसमें 390 सिर्फ नॉन सिटीजन थे, जिसमें से सिर्फ 76 मुसलमान थे। सिर्फ सीमांचल के सीमित डेटा की बात करें तो 10 नॉन सिटीजन थे, जिसमें सिर्फ 5 मुसलमान थे। तो ये घुसपैठियों की जब आप बात करते हो तो मुझे बताइए, आप काहे नहीं बताते कि यूपीए की सरकार ने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाला था और इनकी सरकार में 2014 से 19 तक सिर्फ 2,500, उसके बाद का डेटा नहीं देते। घुसपैठियों ने तुम सबने घुसपैठियों को अपना वोटर बनाया है। निगत यू मेड योर पॉइंट। अब आप शांति रखेंगी पूरी तरह से। ओके अमित जी देखिए, मैंने तो बिना उत्तेजित हुए, बिल्कुल आप अपनी बात करें। आप नहीं बोलिए। मैं पहले तो बता देना चाहता हूं, मैंने सैम पित्रोदा और गुलाम मीर का स्पेसिफिक पूछा कि घुसपैठिया पे उनका स्टैंड पार्टी का स्टैंड है या आपका स्टैंड पार्टी का स्टैंड है। उस पर जवाब नहीं आया। मैंने किसी को पर्सनली अटैक नहीं किया। मैंने तो समझा कि निगत का स्टैंड सही है और राहुल जी का स्टैंड गलत है। मैंने तो निगत को एलिवेट किया है पार्टी में, मैंने उनको कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं किया है। पर मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी उन्होंने बिहार एसआईआर की बात की। सर, बिहार एसआईआर तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? टू मच पैशन, वेरी लिटिल रीजन। इनफैक्ट उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले कहा है कि आप लोगों ने मास डिलीशन की बड़ी बातें की पर एक भी एफिडेविट और प्रमाण नहीं दे पाए। और लास्ट पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि अभी आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख नोटिस भेजा है बिहार के जो वोटर्स जिनका नाम कटा है उनको, कि भाई प्रूफ कीजिए कि आपका नाम यहाँ पे क्यों गलत तरीके से था। अगर वो नहीं देंगे तो वो निश्चित रूप से रोहिंग्या या बांग्लादेश या जो भी है वो आइडेंटिफाई होंगे। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल हमारी मूल डिबेट तुष्टिकरण पे है ना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद, कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये मेरे मजहब के खिलाफ है। वंदे मातरम भी बोलना अब वोट बैंक का विषय बन गया है। और आखिरी बात सर, एक डिबेट बहुत पुरानी आपकी, जब मैडम आई थी, शोएब जमाई भी है ना हमारी डिबेट में, इन्होंने शोएब जमाई को बहुत लड़खड़ा था ओवैसी की पार्टी से। पता है अब ओवैसी के लिए क्या बोलते हैं रेवंत रेड्डी? रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि ओवैसी तो गरीबों का मसीहा है। अब मैं चाहता हूं कि ओवैसी गरीबों का मसीहा है या कम्युनल है, ये निगत जी बताएं। और ये पर्सनल अटैक नहीं है। पर्सनल अटैक्स फ्रॉम एनी साइड। उन्होंने शुरू करे थे, मैंने जवाब दिया। अब बुरा लग गया तो मैं क्या करूं बताओ अमीश भाई? देखिए, मैं अगर अटैक करूंगा तो आप बैठ नहीं पाएंगे। चलिए बताइए क्या करिएगा मुझसे ना। ये ऑन स्क्रीन आप लाइव धमकी दे रही है, बीजेपी की गुंडाई दिखती है मेरे भाई। काहे अपने आप को एक्सपोज करते रहते हो? चलिए टीआरपी खाना बंद कीजिए, जवाब दीजिए। तुम्हारे जैसे लोगों को टीआरपी की जरूरत होती होगी निगत ओवैसी पर जिस शो में आए इसकी टॉप टीआरपी है और ये आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आपके बिना भी आती है, आपके साथ भी आती है। गुलाम मीर ओवैसी। अरे फिर ये पर्सनल हो रहा है। ओके, ये पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। मेरा निवेदन, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के। अच्छा,
आपने बोल दिया अपनी बात को। ओवैसी पर stand, ओके गुलामी पर निगत 30 सेकंड क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम पर बोला, तो भारत माता की जय वंदे मातरम, कांग्रेस ने राष्ट्रगान का खिताब वंदे मातरम को दिया 1925 के बाद। मुझे बताइए 52 साल तक आरएसएस ने काहे वंदे मातरम अपनी सभाओं में शाखाओं में क्यों नहीं गाया, उसका जवाब दीजिएगा। अब आ जाते हैं एसआईआर पे। सिद्धारामैया मना कर रहे हैं। अरे शहजाद जी सुनिए, पहले बोले शहजाद जी सुनिए ना, शहजाद जी सुनिए ना, बोले, फिर बोले। SIR ओके, की 20 बात सेकंड। हुई। अरे आपको एग्जांपल दिया, चलिए अब बीच में मत बोलना। हरियाणा में जो 22 दफा ब्राजीलियन महिला का नाम रजिस्टर हुआ, उस पर नहीं जाते, आप जवाब नहीं देंगे। 200 बार एक ही महिला का फोटो आ जाता है, उस पर आप नहीं जाते, आप जवाब नहीं देंगे। 1.25 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट फोटो बिहार के एसआईआर पे नहीं जाते, आप जवाब नहीं देंगे। 4000 से ज्यादा वोटर टर्नआउट मिसमैच हुआ मध्य प्रदेश के चुनाव में, आप जवाब नहीं देते, नहीं जाएंगे। उसके बाद 2024 का याद होगा, लोकसभा के चुनाव के बाद वोटर टर्नआउट का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 10 दिन तक डेटा ही नहीं डाला जाता, आप जवाब नहीं देंगे। पता है हमें। अरे भैया टेक्निकल ग्लिच के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहे हो क्या, या एरर लोडिंग के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और यहाँ बैठे शहजाद जी? जवाब दीजिए, जनता का वोट क्यों खाते हैं? और ये राष्ट्रवादी होने का नाटक आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। ओके मैं आगे वक्त देता हूं। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं स्टूडियो का, मुझे बाहर जाना है। अमित जमाई मैं बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान है, एक भी योग्य वोटर का नाम कटा तो मैं धरना दे दूंगी। एसआईआर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय। पश्चिम बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा, ममता बनर्जी ने यह बोला है। मैं खुद ही अभी तक अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाई हूं। अब ममता बनर्जी शहजादपुरा वाला फॉर्म नहीं भर पाई हैं, तो वो नागरिक होंगी कि नहीं होंगी आपके अनुसार? ऐसा है, एसआईआर नागरिकता तय करने के लिए नहीं है। एसआईआर आपका नाम शुद्धिकरण के बाद लिस्ट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तय करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एसआईआर को लेकर इनका स्टैंड क्या है? मनीष तिवारी ओपन द डिबेट ऑन एसआईआर। उन्होंने पता क्या बोला? एसआईआर का कोई बेसिस ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट में। मतलब कि जो 1960 से लेकर 2014 तक एसआईआर हुए, नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के या मनमोहन सिंह जी के, सब अवैध थे क्या? एसआईआर ये महाराष्ट्र में डिमांड करते तुरंत होना चाहिए। एसआईआर उत्तर प्रदेश में 27 के लिए हो रहा है, जिसका डेट अभी बढ़ा दिया गया है, उसको बोलते हैं जल्दबाजी है। और मेरा एक और सवाल है कि मैं निगत जी से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप तुष्टिकरण नहीं करते तो आरिफ मसूद और सिद्धरमैया वंदे मातरम का विरोध क्यों करते? ठीक है, ओके मैं अमित जमाई की बात करता हूं। गुलाम मीर का घुसपैठिया ओके अमित जमाई उसका जवाब नहीं। निगत अब्बास के पास रिटन जो आंसर दिया है वही बड़बड़ करके आके अरे नहीं ये सब मत बोलिए, कोई बड़बड़ कर रहा है। ढेचू मत करिए शहजाद जी, बुरा लग जाएगा। ये पार्टी में ढेचू मत करिए शहजाद जी, इनकी पार्टी में बड़ा ढेचू काहे पर्सनल हो रहे हैं? मैं पता चेक खोल दूंगी तो बीजेपी का पूरा चिट्ठा आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता राष्ट्रीय पार्टियों के। मेरा सवाल का जवाब दे देना। आपके स्तर पर नहीं गिरना चाहती हूं मैं, आप और आपकी पार्टी देखिए ये गिरा हुआ अगर बार बार बोलेंगी तो मैं भी बहुत कुछ बोलूंगा। बोलिए बोलिए। अच्छा चलिए, इन्होंने ब्राजीलियन की बात की ना, ब्राजीलियन की बात की 10 सेकंड। एक व्यक्ति है 68 में वो आती है, 80 में नागरिक बनती है, 80 में उनका वोट आ जाता है और उनको नोटिस इशू किया कोर्ट ने। उस पर तो कोर्ट ने नोटिस इशू किया। बताइए सोनिया गांधी का इलेक्टोरल रोल में नाम कैसे 1980? आप मुझे बताइए, अरे यार हर सवाल का जवाब सवाल चाहिए। रेजोल्यूशन लाने वाले आप मुझे बताइए के फजलुल हक के जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाया, उसकी सरकार में जिसको आप पूछते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो वित्त मंत्री क्यों बने थे? उसका जवाब उनकी सरकार नहीं थी वो। सोनिया गांधी पर जवाब, उनकी सरकार नहीं थी वो। अरे यार, अरे मेरे भाई, प्रजा कृषक पार्टी की सरकार थी। आप ही राष्ट्रवाद का गाना जो गाते हो, आप ही के हिंदू महासभा के जो पूर्वज है ना, आप ही के मुंह पर कालक पोत कर आपके पूर्वज कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अच्छा, आपके पूर्वज कौन है? विलियम वेडनबर्न। आपके पूर्वज कौन है? एनी बेसेंट। आपके पूर्वज कौन है? सब इंग्लिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी। गजब है। अच्छा पूर्वजों की बात हुई, एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन। शहजाद और निगत आप दोनों को ऑडियो डाउन। आपके पूर्वज, एक सेकेंड, आपके पूर्वज, शहजाद के पूर्वज, निगत के पूर्वज, मेरे पूर्वज एक ही हैं। हम सबके पूर्वज एक ही हैं। मैं फिर आता हूं, आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये चर्चा को आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है। मैं अमीक जमाई का रुख करता हूं। अमीक जमाई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे ही घुसपैठियों की बात करनी शुरू करी देश के गृह मंत्री ने, विपक्ष वहां से भाग गया। अब बीजेपी इसको बड़ा एजेंडा बना रही है। पीयूष गोयल ने भी कल ट्वीट करा और बोला कि विपक्ष घुसपैठियों के साथ खड़ा है और हम एक भी घुसपैठियों को यहां नहीं रहने देंगे। अमीश भाई, आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट दिया है, तो मुझे भी अपनी बात रखने के लिए आप 1 से 1.5 मिनट तो दीजिए ही। जी देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भारत की संसद में घुसपैठ को बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में चुनाव के नजर में बनाने की कोशिश करी है। मैं 2 बातें, एक तो गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, उस पर रखना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का आंकड़ा यह बताता है कि 2004 और 14 में
जो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, तकरीबन 85,000 बांग्लादेशी को भारत की सरकार ने डिपोर्ट किया बांग्लादेश। 2014 से जब से अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हमारे देश में, 2014 से 2024 का जो समय है, हमने 2600 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है। अब ये आंकड़ा आप समझिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सी सरकारें बहुत ज्यादा चिंतित थीं। अब आप आ जाइए, रानाघाट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा एमपी है जगन्नाथ सरकार, पश्चिम बंगाल का। अभी ज्यादा लंबी बात नहीं है, गृह मंत्री जी के भाषण से कुछ दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अगर कंप्लीट सरकार बन जाती है तो ये जो बांग्लादेश और हमारे देश के बीच में जो बाड़ है, फेंसिंग है, इसको खोल दिया जाएगा। हम पहले भी एक थे, हम आज भी एक हैं और कल भी हम सब एक हो जाएंगे। हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है, हमारी भाषा एक है। गृह मंत्री ने भारत की संसद में इस भाषण को कंडेम नहीं किया। आज तक उस एमपी ने अपने बयान को विड्रॉ नहीं किया है। तो सवाल यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उत्तर प्रदेश में 160 घुसपैठिया, हमारी जो वहां की मेयर साहिबा है वो भी भाजपा से है, 160 घुसपैठिया पिछले 6 दिन से गायब है। एक आईएएस ऑफिसर लोक भवन से गायब है, पुलिस नहीं पता पा रही है। आतंकवादी आए पाकिस्तान से, मार के चले गए हमारे भाई बहनों को, सरकार को नहीं पता है। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के मामले में, डिपोर्टेशन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों आप चुपचाप बैठे हुए? हम तो आपके साथ खड़े होते हैं। चलो बताओ, जहाज का फ्लीट का किस दिन लगाओगे फ्लीट, जब आप इनको बांग्लादेश भेजोगे? आपकी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है। ये जो पाकिस्तान समर्थित जुलूस आके बैठा हुआ है, इनकी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन एक हैसियत और हिम्मत मैंने ऑपोजिशन की बड़ी देखी और वो हैसियत और हिम्मत बड़ी जबरदस्त थी। मैं उस पर आऊंगा आगे। ओके शहजाद, एक ही उदाहरण देता हूं, हालांकि मुझे पता नहीं कि 80,000 लोगों को बांग्लादेश भेजे तो 40 सेकंड, बांग्लादेश ने स्वीकार ली। आप मुझे बांग्लादेश का कोई रिपोर्ट दिखा देना कि उन्होंने स्वीकारे ऐसे, और ये सब आंकड़े ऐसे ही बनाना कुछ भी आसान। अरे गृह मंत्रालय का मैं रिपोर्ट पूरा कर दूं, मैं पूरा कर दूं, आप दिखा दीजिए ना, पढ़ लिख कर आया करो। अमित जी आप एक काम कीजिए, आप पूरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए विदाउट एडिटिंग। रिसर्च लेके आया नहीं बोला, ठीक है, एक एक करके अमित जी मैंने बीच बयान लेकर आया करो। मैंने बीच में नहीं बोला, एक एक अमित मालवीय से मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए अमित जी से एक ही टेस्ट ले लेते हैं, इससे सारी चीजें खुल जाएगी। आपको पता होगा कि 2021-22 में भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कोर्ट के सामने कि रोहिंग्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और अभी जो सीजेआई ने बोला उसका भी हमने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी, रोहिंग्याओं को क्यों आप बताते हैं ये बाहर वाले हैं, इनको यहाँ पे रहने की अनुमति होनी चाहिए। ये अमित जमई का ही बयान है, टाइम्स नाउ को दिया है। ये रोहिंग्या के प्रेम ऐसा है इन लोगों का कि ममता बनर्जी बोलती है ये तो मासूम लोग है, क्यों छोड़ते हो? ये लोग बोलते हैं सैम पित्रोदा, अरे आगे तो आने दो, रहने दो। गुलाम मीर बोलते मैं तो गैस सिलेंडर दूंगा, आपका और मेरा गैस सिलेंडर उसके दे देंगे। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके अमित भाई 30 सेकंड्स रिप्लाई शार्प। अब बोलो, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बोलो। मैं तो अभी भी अमित जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी भारत की संसद में आदरणीय गृह मंत्री जी से चाहती है, अगर शहजाद जैसे प्रवक्ताओं को अमित मालवीय अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे, भारत की संसद में एक आंकड़ा ले आइए 2004 से 14, 2014 से 25, एक आंकड़ा रखिए कि डिपोर्टेशन में समस्या क्या है। समाजवादी पार्टी को क्या कहीं सिग्नेचर चाहिए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सारे एमपी आपको साइन करने को तैयार है। बताओ, ये पहले जगन्नाथ सरकार जो तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का एमपी है, जो कह रहा है पश्चिम बंगाल में हमारे फेंसिंग खुलेंगी, बॉर्डर खुलेंगे, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल एक होगा। अरे इस पे कोई स्टैंड है आपका? आ गए बहस करने अमीश देवगन जी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में। ना कोई ज्ञान है, ना इनपुट है, ना रिसर्च है, ना पढ़ाई है, खाली वो हमारी बहन बैठी है निगात, उससे झगड़ा कर रहे हो, बैठ के झगड़ा कर रहे हो। जो घुसपैठ